हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। हमें उम्मीद है कि आप स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे। मैं लालमन प्रजापति आपका स्वागत करता हूं प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के एपिसोड नंबर 3 में। इससे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम यह देखते हैं कि एपिसोड नंबर 2 में हमने क्या क्या पढ़ा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एपिसोड नंबर 2 में हमने इन टॉपिक को कवर किया है, जिनमें से पहला टॉपिक है विसरित परावर्तन। तो विसरित परावर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश किसी खुरदरे सतह से टकराता है और वह विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है, तो इस घटना को विसरित परावर्तन कहते हैं। इसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा उपयोग है। यह हमें चकाचौंध से क्या करता है, बचाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा था प्रतिबिंब क्या होता है। तो प्रतिबिंब को हमने समझा था कि जब किसी बिंदु से अथवा जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसे पहले बिंदु का हम क्या बोल देते हैं, प्रतिबिंब बोल देते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब। अगर किरणें वास्तव में मिलती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब, इसको आप पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। अगर किरणें वास्तव में नहीं मिलती है, हमें ऐसा लगता है कि मिल रही है, तो उसे हम बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसका केवल आप फोटो ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था समतल दर्पण। तो समतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह बिल्कुल फ्लैट यानी कि समतल होता है। इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमने आपको बताया था कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। इसके द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होता है, इसलिए इसका आवर्धन भी हमेशा क्या होता है, एक होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा था समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। तो जैसा कि हम लोग डिस्कस किए थे कि प्रतिबिंब जो बनता है आभासी होता है, सीधा होता है। आप दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु रखेंगे उतनी दूरी पर पीछे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ये तो आप रोज ही करते हैं। दर्पण के सामने खड़े होके आप अपने बाल संवारते हो, अपने चेहरे को देखते हो। आप सोचिए कि अगर ऐसा नहीं होता, आपका चेहरा इतना बड़ा और दर्पण में दिखा दे इतना छोटा सा, तो आप कहोगे ये क्या हो गया एक ही दिन में। तो दर्पण की विशेषता होती है कि आप जैसा होते हो आपको वैसा ही सामने दिखा देता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि अगर आपको अच्छे ढंग से अपने आप को समझना, तो सबसे पहले आप अपने आपको शीशे में देखो कि वास्तव में आप क्या हो। तो यहां से आपका क्या होता है, कॉन्फिडेंट बिल्ड होता है। तो समतल दर्पण ये हम समझ लिए थे। फिर हमने पढ़ा था गोलीय दर्पण क्या होता है। तो गोलीय दर्पण के बारे में हमने पढ़ा कि यह कांच का एक खोखले कांच का एक भाग होता है, जिसकी एक सतह पर पारेखी ऑक्साइड अथवा लाल ऑक्साइड की क्या किया गया होता है, कलई किया गया होता है। और यह दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का मतलब क्या हो गया, जिसका परावर्तक सतह अव का मतलब अंदर की तरफ दबा हुआ। जैसे आप अगर मुंह खोलेंगे तो आपका मुंह अंदर की तरफ क्या गुफा है ना, अव है, दबा हुआ है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण क्या होता है, जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है। यानी कि उत्तल दर्पण का मतलब ये समझ लिए परावर्तक सतह उभरा हुआ है। अवतल दर्पण का मतलब कुछ इस तरीके से परावर्तक सतह अंदर की तरफ दबा हुआ है। तो यहां तक हम लोग कवर कर लिए थे। अब नेक्स्ट इस एपिसोड में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसको एक बार आप देख लीजिए। तो इस एपिसोड में हम केवल कवर करेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं। अगर ये परिभाषाएं आपको नहीं पता होगा तो आगे आने वाले टॉपिक आपको बढ़िया से नहीं समझ में आएंगे। इसलिए इन टॉपिक पर हम थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेंगे और अच्छे तरीके से एक एक टॉपिक को क्लियर समझने वाले हैं। तो गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं क्या क्या होती हैं, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ध्रुव, मुख्य अक्ष, द्वारक, मुख्य फोकस, फोकस दूरी, फोकस तल। तो इन चीजों को हम डिफाइन करेंगे, साथ ही साथ डायग्राम के माध्यम से हम समझेंगे कि ये एक्चुअल में क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इस डायग्राम के माध्यम से हम एक एक चीजों को डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, इसको C से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अभी हमने गोलीय दर्पण के डिफिनेशन में पढ़ा था कि जो गोलीय दर्पण होता है वह कांच के एक खोखले गोले का भाग होता है। अब अगर गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का भाग है तो कहीं ना कहीं गोला है, गोले के कुछ न कुछ त्रिज्या होगी और उसका कुछ न कुछ सेंटर पॉइंट यानी कि केंद्र भी होगा। तो वक्रता त्रिज्या को इस तरीके से परिभाषित करते हैं कि गोलीय दर्पण यानी कि हमारा जो दर्पण होता है, जिस गोलीय दर्पण का भाग होता है या जिस गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। एक बार फिर से आप सुनिए
कि दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को ही हम वक्रता केंद्र कहते हैं, उसको हम अंग्रेजी के लेटर कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि जो वक्रता केंद्र क्या होता है। तो केंद्र का मतलब एक सेंटर पॉइंट, केंद्र बिंदु होता है, जो कि जिस गोले का आपका दर्पण बना है उसी का केंद्र वक्रता केंद्र कहा जाएगा। क्लियर है? अब हम समझते हैं वक्रता त्रिज्या क्या होती है। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या इसको भी उसी तरीके से डिफाइन करेंगे कि दर्पण जो है जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या को ही हम क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। गोली दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। इसको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। इस चित्र में आप देख रहे होंगे कि वक्रता त्रिज्या क्या होगा। यहां पर वक्रता त्रिज्या जो आपको दिख रहा है C से P की दूरी, यानी कि P और C की जो दूरी होगी उसे ही हम बोल देंगे वक्रता त्रिज्या। यही तो इसकी त्रिज्या कहलाएगी। गोले के सेंटर पॉइंट से इसके परिधि पर कोई बिंदु होता है तो उसी को हम त्रिज्या बोलते हैं। तो यहां पर C से लेकर P तक की जो दूरी होगी उसे हम क्या बोल देंगे, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। तो आपको समझ में आया होगा कि वक्रता त्रिज्या क्या है। वक्रता त्रिज्या गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। इसको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर आर से प्रदर्शित किया जाता है। ये चीजें आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम समझते हैं कि ध्रुव क्या होता है। ध्रुव को P से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जो गोलीय दर्पण होता है, चाहे वो अवतल हो चाहे उत्तल हो, तो गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के, गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को गोलीय दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। इसको अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर P से प्रदर्शित किया जाता है। चित्र में आप देख रहे हैं कि ये जो P है इसी को हम बोलेंगे गोलीय दर्पण का ध्रुव। तो आपको समझ में आएगा कि गोलीय दर्पण का ध्रुव जो होता है दर्पण के परावर्तक सतह का मध्य बिंदु होता है। अब हम समझते हैं नेक्स्ट मुख्य अक्ष क्या होता है। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष अंग्रेजी में इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो आप यहां पर देख रहे होंगे कि पॉइंट P, बिंदु C को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। एक ऐसी रेखा जो गोलीय दर्पण के ध्रुव वक्रता केंद्र को मिलाकर जाती हो उस रेखा को हम बोलेंगे मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष आपको समझ में आया होगा। मुख्य अक्ष क्या होता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक, तो दर्पण का द्वारक क्या बोलते हैं। तो जो हमारा दर्पण है, जो गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहा जाएगा। यहां पर आपको M1 M2 जो दिख रहा है यह दर्पण का द्वारक है, यानी कि दर्पण का गेट की तरह बिहेव करेगा। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह का ये जो पूरा व्यास है, यानी कि जो सतह परावर्तन कर सकती है, ये पूरी जो सतह आपको दिखाई दे रही है, इन्हीं सतह से तो प्रकाश का परावर्तन होगा। तो इस पूरी सतह को ही हम क्या बोलेंगे, दर्पण का द्वारक बोलते हैं। एक बार फिर से हम समराइज कर देते हैं चीजों को। सबसे पहले हमने पढ़ा है वक्रता केंद्र क्या होता है। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसे दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर C से प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, वक्रता त्रिज्या। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या को गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। इसको अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर R से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहां पर आप देख पा रहे हैं चित्र में जो दूरी CP होगी, जो दूरी CP होगी, इसी को हम बोलेंगे वक्रता त्रिज्या। नेक्स्ट आता ध्रुव। तो मुख्य ध्रुव वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं, ध्रुव मुख्य अक्ष बोलते हैं।
इसके बाद हमने ध्रुव पढ़ा है। तो ध्रुव क्या होता है, तो दर्पण का द्वारक, दर्पण का जो द्वारक है यानी कि दर्पण का जो परावर्तक सतह है उसके मध्य बिंदु को हम क्या बोल देते हैं, ध्रुव बोल देते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा द्वारक क्या होता है, तो दर्पण का वह भाग जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है अथवा दर्पण के परावर्तक सतह का जो व्यास होता है उसी को दर्पण का द्वारक कहा जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट डिफिनीशन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट डिफिनीशन है मुख्य फोकस। ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है, इससे क्वेश्चन ज्यादा बने हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। मुख्य फोकस क्या होता है, मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस को इस तरीके से कुछ डिफाइन किया जाता है। ये आपका कौन सा दर्पण बन गया, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि परावर्तक तल उभरा हुआ है, यह आपका है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण। ये आपका क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष हो जाएगा, यहां पर ध्रुव P होगा। इस दर्पण का सेंटर पॉइंट जिसको आप वक्रता केंद्र बोल देंगे। इसी तरीके से आप बना लेंगे एक अवतल दर्पण, इसका परावर्तक तल अंदर की तरफ दबा हुआ है इसलिए यह दर्पण कौन सा होगा, अवतल। ये इसका ध्रुव हो जाएगा और ये इसका वक्रता केंद्र हो जाएगा और ये इसकी मुख्य अक्ष हो जाएगी। तो अब मुख्य फोकस को इस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं और इसको कैपिटल F से प्रदर्शित किया जाता है। एक बार फिर से आप सुन लीजिए, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है अवतल दर्पण के केस में अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण के केस में, उसी बिंदु को उस दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है। अब ये किरण आ रही है तो दर्पण पर जब पड़ेगी तो इसका क्या होगा, परावर्तन होगा। और परावर्तन के नियम से आप देखेंगे कि अगर आपको समझना कि ये किरण कहां से जाएगी तो यहां पर कहीं ना कहीं आपको एक अभिलंब खींचना होगा, एक अभिलंब खींचेंगे तो यह अभिलंब से जितना एंगल बनाई है उतना ही एंगल बनाकर क्या करेगी, उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। यानी कि कुछ इस तरीके से ये क्या करेगी, किरण वापस लौट जाएगी। तो इसको हम डॉट लाइन से पीछे बढ़ा देंगे। यही घटना सभी किरणों के साथ होगा। तो इस तरीके से इन किरणों का क्या होगा, परावर्तन हो जाएगा। तो मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं उसका दर्पण से हो गया परावर्तन, और जब ये परावर्तन हो गया तो हमको क्या लग रहा है कि ये जो किरण है इस बिंदु से होकर आ रही है। ये जो किरणें यहां से जा रही हैं तो ये आपको लग रहा है कि वो इस बिंदु से होकर आ रही है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, ये आपका मुख्य अक्ष दिख रहा है, इसी के समांतर प्रकाश की किरणें आ रही है। ये प्रकाश की किरणें आ रही हैं, तो जब प्रकाश की किरणें आएंगी और इस दर्पण से टकराएंगी तो दर्पण इनको परावर्तित कर देगा, यानी कि इनको वापस उसी माध्यम में भेज देगा, अंदर नहीं आने देगा। तो जब ये इनका परावर्तन होगा तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो किरणें आ रही थी तो समांतर, लेकिन इस दर्पण ने इन किरणों को फैला दिया। दर्पण ने क्या किया, इन किरणों को फैला दिया। इसी कारण इस दर्पण का दूसरा नाम होता है डाइवर्जिंग मिरर। हिंदी में इसको बोला जाता है अपसारी दर्पण। हिंदी में इसको बोलते हैं अपसारी दर्पण। अपसारी दर्पण, अपसारी का मतलब होता है फैलाना। यह किरणों को क्या कर रहा है, फैला रहा है। तो इसलिए उत्तल दर्पण का दूसरा नाम होता है अपसारी दर्पण। तो मुख्य फोकस की डिफिनीशन आपको समझ में आई होगी उत्तल दर्पण के केस में। आप इसे कैसे बोलेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण के केस में, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है। अथवा जिस बिंदु पर
वास्तव में मिलती हैं उसे मुख्य फोकस कहा जाता है अवतल दर्पण के केस में। अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण के केस में हम देख लेते हैं क्या होगा। तो अवतल दर्पण के केस में मुख्य अक्ष के समांतर इस तरीके से प्रकाश की किरणें आएंगी। देखिए प्रकाश की किरणें आ रही हैं। अब इस दर्पण से इन किरणों का क्या होगा, परावर्तन होगा। तो परावर्तन के नियम के हिसाब से अब क्या करेंगे, पहले यहां पर एक अभिलंब ड्रा करेंगे। अब चूंकि यह एक गोले का भाग है तो अभिलंब हमेशा इसके सेंटर पॉइंट से होकर ही जाएगा। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच को कोण को आप क्या बोलते हैं, आपतन कोण आई। अब जितना कोण यहां पर बना है उतना ही कोण बनाकर यह किरण क्या होगी, परावर्तित होकर जाएगी। तो मान लीजिए कुछ ये किरण यहां से होके जा रही है, इसी तरीके से दूसरे किरण के भी साथ होगा, इसी तरीके से इन किरणों के भी साथ होगा, इसी तरीके से इस किरण के साथ होगा। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट आपको मिला है इसी पॉइंट को बोलेंगे कैपिटल एफ, यानी कि मुख्य फोकस। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो दर्पण अवतल है यह प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर ले जाकर इकट्ठा कर दे रहा है। मतलब क्या कर रहा है, प्रकाश की किरणें तो आ रही थी इस तरीके से फैली हुई आ रही थी, समांतर आ रही थी, लेकिन इसने क्या किया, इन किरणों को पकड़कर एक बिंदु पर इकट्ठा कर दिया। इसी कारण इस दर्पण का दूसरा नाम बनता है अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। अंग्रेजी में इसको बोलेंगे कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर बोलेंगे। तो आई होप आपको मुख्य फोकस के डिफिनीशन समझ में आई होगी। अब हम क्लियर कट मुख्य फोकस के डिफिनीशन बता दे रहे हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है और मुख्य फोकस को अंग्रेजी के कैपिटल लेटर एफ से प्रदर्शित किया जाता है। ओके, अब नेक्स्ट डिफिनीशन को हम समझते हैं, नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है उसको समझते हैं। तो नेक्स्ट आपका जो टर्मिनोलॉजी आता है उसे हम बोलते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी, फोकस दूरी को स्मॉल एफ से प्रदर्शित किया जाता है। तो फोकस दूरी को समझने के लिए फिर से हम दर्पण बनाते हैं। ये आपका हो गया अवतल दर्पण, ये आपका हो गया मुख्य अक्ष और मुख्य यहां पर पॉइंट पी ध्रुव बोला जाएगा। इसका एक केंद्र होगा जिसको वक्रता केंद्र सी बोलेंगे। तो फोकस दूरी किसे कहते हैं, तो दर्पण के मुख्य दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहा जाता है। इसकी डिफिनीशन क्या बनेगी, दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी आपको दिखाई दे रही है इसी को स्मॉल एफ बोलेंगे, यानी कि फोकस दूरी बोलेंगे। और उत्तल दर्पण के केस में भी आप देख लीजिए कैसे होगा। ये आपका हो गया ध्रुव, इसका सेंटर पॉइंट वक्रता केंद्र हो गया और आपने देखा कि यहां पर क्या होगा एफ। तो P और F के बीच की जो डिस्टेंस आपको दिख रही है इसी को बोलेंगे F, फोकस दूरी। यानी कि दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी F कहा जाता है। इसको स्मॉल f से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट डिफिनीशन को समझते हैं। नेक्स्ट डिफिनीशन आपका आता है फोकस तल। फोकस तल, तो फोकस तल किसे कहेंगे, तो दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाले तल को हम फोकस तल कहते हैं। दर्पण का मुख्य फोकस है, यहां से जो प्लेन गुजर रहा है, जो तल गुजर रहा है, इसी को बोलेंगे हम क्या, फोकस तल। यानी कि जो फोकस तल होता है वह मुख्य अक्ष के लंबवत एक तल होता है। आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक
गोला है, मान लीजिए आपके पास एक बॉल है, मतलब वो सॉलिड गोला है, अगर आप उस गोले को कट कर देंगे तो कट करेंगे तो आपको यहां पर एक प्लेन दिखाई देगा। इस तरीके से आपके पास गोला रहेगा, तो गोले को अगर आप बीच से कट कर देंगे तो अगर ये 3D में होगा तो आपको ये प्लेन जैसा नजर आएगा, यानी कि ये क्या बनेगा, आपका बिल्कुल एक प्लेन बनेगा। तो इसी प्लेन में आपका तो मुख्य फोकस स्थित है, तो मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाले तल को हम क्या बोलते हैं, फोकस तल कहा जाता है। तो आप समझ पाए होंगे फोकस तल जो है वह मुख्य अक्ष के क्या है, एक लंबवत तल है, और इस तल में ही आपका मुख्य फोकस स्थित होता है। तो आई होप यहां तक आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। हमने गोली दर्पण से संबंधित जो इंपॉर्टेंट डिफिनेशन थी उन सबको हमने डिस्कस कर लिया है, और इन्हीं डिफिनेशन के माध्यम से आपको आने वाले टॉपिक और बढ़िया से समझ में आने वाले हैं, क्योंकि आने वाले टॉपिक में बार बार इन शब्दों का हम प्रयोग करेंगे, तो आपको ये पता रहेगा, तो आपको चीजें बहुत ही क्लियर कट समझ में आई होंगी। तो इस एपिसोड में हमने जिन टॉपिक के बारे में आपसे बात करने के लिए बोला था, सारे टॉपिक हमने अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। अगर इन टॉपिक से संबंधित आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करें, नेक्स्ट वीडियो में हम आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों परिजनों के साथ शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना न भूलें, ताकि आने वाले वीडियो का इंफॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, रेयांश एजुकेशन के नाम से हमारा एक मोबाइल ऐप है, जिसे आप प्ले स्टोर से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करने के बाद अपना मोबाइल नंबर, नेम डालकर साइन अप करना न भूलें। धन्यवाद।